हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का 16वां अध्याय। यह अध्याय अंतिम सवाल होगा इस विज्ञान का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 16वां अध्याय। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिनों में पैक होते हैं, मतलब डिब्बों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में हम कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा इस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कचरे को ले जाता है तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि न हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पहेली और बूझों के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात लिखी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है, और जो हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी अवयव दोनों होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और इसे फिर भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल मैदान बना देते हैं। लगभग 20 वर्षों तक इस प्रकार कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। तो पहली यह जानने का उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? तो एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। जैसे पहले समूह में रसोई घर का कचरा, जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इस समूह में सम्मिलित कीजिए। दूसरा जो ग्रुप है उसमें आपको क्या रखना है? कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रैपर्स, कील, पुराने जूते, टूटे खिलौने आदि। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C एवं D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर उनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियां
और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में इन परिवर्तनों को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो चुका है, मतलब गल चुका है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इस प्रकार 2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विलगित है एवं इससे दुर्गंध नहीं आती, आंशिक रूप से विलगित है? ये कुछ प्रश्न होंगे, जैसे पूरी तरह से गल चुका है या थोड़ा बहुत रह रहा है ना, या इनमें लगभग पूर्णतः विलगित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किस ढेरी के कचरे का विलगन हुआ और किसका नहीं हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 की कॉलम में अपने विकल्प 1, 2, 3 या 4 को भरना है। ठीक है, इस तरह से कि 1 सप्ताह बाद में, 4 दिन बाद में क्या हुआ, 6 दिन बाद में क्या हुआ, 2 सप्ताह बाद में क्या हुआ, 4 सप्ताह बाद में क्या हुआ। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना न भूलें। जो कचरा विलगित नहीं हो पाया उसे जलाइए और फेंकिए नहीं। यह कचरा पूर्णतः विलगित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधे को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विलगित होती हैं जिनसे खाद बनती हैं, जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विलगित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर से विलगित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विलगित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। बूझो क्या कह रहा है? बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। देखो, चोरी क्यों नहीं माना, ऐसे प्रश्न तो सही नहीं है, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो किसान कहीं से चोरी करके नहीं लेके आ रहे, वो खुद की खेती की है, इसलिए चोरी तो नहीं है, लेकिन जलाना खतरनाक ज़रूर होता है। वास्तव में चोरी नहीं, इसका अभिप्राय है गैर कानूनी अर्थात अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं? आइए पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप है, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें और कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें
जो न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपके क्या विचार हैं जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों तथा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच मोटी पट्टियाँ काट कर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काट कर भी पट्टियाँ बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज पर एवं कार्टन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए। घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल एवं सब्जियां के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां एवं खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थ को धीरे धीरे मिलाते रहें और इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुए के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। और आप अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिरड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में इनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि
प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू उसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिलों की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी है। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही है? यह लेप क्या है? यह नानी कह रही है, यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो? नानी ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू के द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग किए सभी कागज़ों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से उन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ और हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर चले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक चढ़ान छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाता या जाती है? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है?
उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। कागज़ का पुनर्चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्रों, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, उन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज़ी टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने पर तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वह मुड़ न सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाले पुनर्चक्रण का आकर्षक कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज़ का पुनर्चक्रण किया, वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विलगित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर इसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही तो हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं। फिर भी हो क्या सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका हमारे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैलियों को निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों तथा सीवर प्रणाली में पहुँच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट हैं, उन्हें पढ़ें हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। दूसरा पॉइंट, दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े तथा जूट का थैला लेकर जाएं। तीसरा, हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करें। चौथा, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। पांचवा पॉइंट, हम प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। छठा पॉइंट, हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। सातवां पॉइंट, हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। आठवां, हम कागज़ पुनः चक्रित करें। नौवां, हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। 10वां, हम अपने परिवार, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उसे छुटकारा पाने में हमें उतनी अधिक कठिनाई होगी। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है और इस चैप्टर के साथ साथ में हमारा ये जो बुक है ये बुक का अंतिम चैप्टर था। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा आपका विज्ञान का जो पेपर है उसके साथ में। ठीक है, तो मैं विज्ञान का पेपर लेके आऊँगा आपके साथ में जल्दी। ठीक है, मिलेंगे। धन्यवाद।